Hello students, how are you? Welcome to the YouTube channel Physics Gyan, smarter way to learn the world of physics. Today in this lecture we will discuss some numerical problem based on magnetic field due to a long straight wire. तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके दो स्पेसिफिक केस किए थे, जब दो पैरेलल वायर में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो तो डिफरेंट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आज हम इसकी और कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स करते हैं। तो लेट अस सी स्टूडेंट्स। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है क्लोज्ड लूप पर बेस्ड है। पहले हम दो तीन प्रॉब्लम क्लोज्ड लूप पर करेंगे, उसके बाद में हम इनफाइनाइट वायर पे भी प्रॉब्लम करेंगे। तो ये एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड वायर है, इसको हमने नाम रख दिया है ABCD, ठीक है। इसमें सपोज हमने माना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I करंट फ्लो हो रही है, ओके। डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज में है, अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का फ़र्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। मान लीजिए इसका जो सेंटर पॉइंट है, हमें उस पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो डायगोनल बना लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया है O। तो हमें इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, चारों वायर पर यहाँ से जिस पॉइंट पर हमें निकालना है इस O पॉइंट पर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब इसकी डायमेंशन की बारी आती है। तो नॉर्मली डायमेंशंस कुछ बुक में इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसको A भी लिखा हुआ है, 2A भी लिखा हुआ है। तो हम इसको 2A लेके चलते हैं ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने माना कि लेंथ इसकी 2A है, यानी ये हाफ लेंथ हो गई A लेंथ हो गई 2A, ये भी A, ये भी A, और इसकी जो ब्रेड्थ है ये B है। तो टोटल B हो गई 2B और ये भी हो गई है 2B। अब हम पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं और दो इनको हम क्या करते हैं, बेसिकली चार वायर के सेगमेंट में ब्रेक कर लेते हैं, AB, BC, CD और DA। तो ये सेगमेंट है 1, ये वायर सेगमेंट है 2, ये सेगमेंट है 3 और ये सेगमेंट है 4। क्लियर। अब सपोज ये एंगल हम मान लेते हैं अल्फा। तो ये भी क्या होगा, ये B है साइड, ये A है, BA। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है ना। हम यहाँ कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुअस भी ट्राइंगल है क्योंकि ओवरलैप करेंगे। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, क्योंकि B अपॉन A tan अल्फा की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, तो अल्फा विल बी सेम। सिमिलरली बाय सिमेट्रिक हम कह सकते हैं कि ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि वायर 1 और वायर 3 ये दोनों से पॉइंट O की डिस्टेंस सेम है, ये भी A है और ये भी A है। वायर 1 और वायर 3 से पॉइंट O की डिस्टेंस सेम है, और इसका मतलब ये हुआ कि वायर 1 और वायर 3 के कारण पॉइंट B पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो वही होगा, क्योंकि देखो डायमेंशन सेम है, 2B लेंथ है, और O पॉइंट से वायर 1 और वायर 3 दोनों सेम डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 1 और 3 के कारण पॉइंट B पर सेम होगा मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन की बात करें तो हम पहले वायर 1 के कारण जो करंट फ्लो हो रही है उसमें हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज ऑफ दिस वायर 1 हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे। हमने थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर्स को रोटेट करोगे तो ये पॉइंट अंदर की ओर आएगा। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो B1 अगर इस वायर के कारण, बिकॉज ऑफ दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पे B1 है, तो ये वैल्यू क्या है, अंदर की ओर है, यानी इसको हम क्रॉस से इंडिकेट करेंगे। फिर बात करते हैं B2, सभी की हम निकाल लेते हैं एक साथ। B2 यानी वायर 2 में करंट उधर फ्लो हो रही है, तो बिकॉज ऑफ दिस वायर 2 इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को हमने माना है B2। तो क्या करो, थंब की डायरेक्शन में करंट को रखो, फिंगर्स को रोटेट करो, तो उधर भी क्या होगा, अंदर की ओर होगा। तो बिकॉज ऑफ वायर 2 मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज B2 डायरेक्शन अंदर की ओर। सिमिलरली यहाँ पर
वायर 3 में करंट नीचे फ्लो हो रही है, नीचे फ्लो हो रही है, हमारा पॉइंट इस साइड में है, तो हम थंब को करंट की ओर रखेंगे, फिंगर्स को टिल्ट करेंगे तो फिंगर फिर पॉइंट ओ पर अंदर की ओर आएंगी, यानी बिकॉज ऑफ दिस वायर 3 डायरेक्शन इनसाइड है B4। B4 हमारा ये रहा, ये सपोज वायर 4 है, करंट इधर जा रही है, तो हमने थंब को रखा इस डायरेक्शन में और वो पॉइंट ऊपर की ओर है, तो फिंगर रोटेट किया, पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट ओ पर, डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो इसका मतलब फिर आपकी डायरेक्शन अंदर की ओर है। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, क्लोज्ड लूप में इनसाइड बिटवीन किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा सभी वायर सेगमेंट की वजह से। क्लियर? क्लॉकवाइज है तो क्या होगा भाई, क्लॉकवाइज है तो अंदर की ओर होगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ वायर 1, बिकॉज ऑफ वायर 3 मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, करंट की वैल्यू सेम है। सिमिलरली वायर सेगमेंट 2, वायर सेगमेंट 4, ये जो सेगमेंट हमने 4 लिखा है वायर, ये वायर, तो इन दोनों वायर के कारण जो करंट फ्लो हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस करंट इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी, बिकॉज ये पॉइंट डिस्टेंस B पर है, ये डिस्टेंस B है, तो ये दोनों वायर से सेम डिस्टेंस पर है, तो B2 इजिकल टू B4, B1 इजिकल टू B3। तो ये हमें कंक्लूजन निकल गया है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इनका सेंट्रॉइड, सेंटर पॉइंट है, सेंट्रॉइड है। तो वी नो डैट यहाँ पर अब हम लिखेंगे B1 इजिकल टू B3 एंड B4 इजिकल टू या B2 इजिकल टू B4। तो ये हमने एक समरी बना ली इसकी। अब हम आते हैं थोड़ा ज्योमेट्री की और, उसके बाद में फिर इसकी वैल्यूज़ को हम लिखना शुरू करेंगे। ज्योमेट्री में हम देखो, ये एंगल हमने माना है अल्फ़ा और ये माना है बीटा, तो हम पहले साइन अल्फ़ा और साइन बीटा यहीं पर ही निकाल लेते हैं जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ये अल्फ़ा है तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या बन जाएगा, √a² प्लस b²। ये साइड बन जाएगी √a² प्लस b²। ठीक है ना भाई, हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसका डायगोनल निकाल लिया है। ओके, चलिए, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो b डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। सिमिलरली हम साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे इस ट्राइंगल से, तो अब परपेंडिकुलर इसमें a बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो इसमें भी सेम रहेगी क्योंकि ये साइड भी है ए बी, तो ये बन जाएगा √a² प्लस b²। तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। अब हम b1, b3 या b2, b4 की वैल्यू सेपरेट निकालना शुरू करते हैं। नाउ b1 इजिकल टू, बेसिक फॉर्मूला क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं कि फाइनाइट लेंथ के वायर में करंट फ्लो होने के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, वो होती है μ0 डिवाइडेड बाय 4π μ0I डिवाइडेड बाय 4πx इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो b1 हो जाएगा, x क्या है, पॉइंट की वायर से डिस्टेंस, करंट तो सब में I फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर a क्या है हमारा, पॉइंट B से वायर 1 की डिस्टेंस a, तो ये हो जाएगा a, और साइन θ1 मीन्स ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, दोनों जो एंड है वायर के वो इस पॉइंट पे वर्टिकल से कितना एंगल बना रहे हैं, यही होता है। पॉइंट से हमने दोनों एंड को मिलाया, वर्टिकल ड्रॉप किया, तो वर्टिकल और इस लाइन के बीच में एंगल θ1, वर्टिकल लाइन और उस एंड से ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एंगल होगा θ2। तो दोनों एंगल यहाँ पर अल्फ़ा है, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो b1 मिल जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4πa इंटू 2 साइन अल्फ़ा। नाउ μ0I डिवाइडेड बाय 4πa, अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो हो जाएगा b डिवाइडेड बाय √a² प्लस b², मल्टीप्लाई में है तो अब इसको समराइज़ कर देते हैं।
B1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू ज़ीरो आई बी डिवाइडेड बाय 4 पाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन हो गई है 1। अभी इसको हम काटेंगे नहीं, बिकॉज म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जिसकी स्टैंडर्ड टर्म है जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है, तो इसको हम नहीं कट करेंगे। तो एक बार मैं इस b को यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि आगे अगर वो कट गया तो फिर वो वैल्यूज़ रिमाइंड करने में दिक्कत आएगी, ये हट जाएगा, तो जब हम b2 की वैल्यू डिराइव करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए इसको हमने सेपरेटली लिख दिया है यहाँ पर। अब हम निकालते हैं, ओके नोट कर लिया, हटा दूँ, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम क्या करेंगे, b2 और b4 दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम b2 की वैल्यू निकाल लेंगे, वही वैल्यू b4 की मिलेगी। नाउ b2 इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स। पहले हम फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना, जितनी बार फॉर्मूला काम आता है उतनी बार फॉर्मूले को लिखिए, फॉर्मूला याद होने की प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, ठीक है, और मिस्टेक्स होने का चांस भी कम होता है। फॉर्मूले आप बार बार लिखें, बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो b क्या है हमारा, x क्या है b, तो x की वैल्यू हो जाएगी ये b, और साइन थीटा, थीटा 1 ये है, थीटा 2 ये है, तो ये हो जाएगा, दोनों बीटा है तो इट इज़ 2 साइन बीटा। अब हम साइन बीटा की वैल्यू रख देते हैं, b2 इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई बी इंटू 2, व्हाट इज साइन बीटा, that is a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम हटा देते हैं, यहाँ सेपरेट लिखा हुआ है। तो b2 की फाइनली वैल्यू आ गई है 2 म्यू ज़ीरो आई ए डिवाइडेड बाय 4 पाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 9 नहीं है, a है। इक्वेशन नंबर हो गई है 2। अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि चारों वायर सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक है, सेम है, इसका मतलब चारों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ बी टोटल इज इक्वल टू b1 प्लस b3 प्लस b2 प्लस b4। साथ में 1 और 3 के इसलिए लिखा क्योंकि 1 और 3 की वैल्यू सेम है और b2 b4 की वैल्यू सेम है, तो हम लिख सकते हैं नाउ इट इज़ 2b1 प्लस 2b3। ओके, अब b1 की वैल्यू क्या है, वो रही 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 म्यू ज़ीरो आई बी डिवाइडेड बाय 4 पाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b2 इज इक्वल टू b4, सॉरी b3 था, हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसको, b1 b3 एंड b2 b4, हाँ ठीक है। ये तो 1 और 3 की वैल्यू सेम है, यहाँ हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी। b2 इज इक्वल टू b4 है, हमने इसको b2 माना है, तो b2 की वैल्यू भी यहाँ से रख दें, तो ये हो जाएगा 4 म्यू ज़ीरो आई ए डिवाइडेड बाय 4 पाई ये था आपका b, 4 पाई b अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्या टर्म कॉमन है भाई, 4 म्यू ज़ीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये सब कॉमन है। कॉमन क्या नहीं है, और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कॉमन है, उसको हम आगे लिख देंगे या इसके साथ भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 म्यू ज़ीरो आई, ये ऊपर से कॉमन आया, नीचे से कॉमन आएगा 4 पाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचेगा b अपॉन ए और यहाँ बचेगा a अपॉन b, तो बी टी हमें मिल जाएगा 4 म्यू ज़ीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे ए बी, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। तो अब देखिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर हाफ, ऊपर जाके हाफ कट जाएगी, तो फाइनली हमारे पास में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा
वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 4 म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए बी, और ये रूट ऊपर चला जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। बिकॉज ऑफ रेक्टेंगुलर लूप उसके सेंटर पॉइंट पे, सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये मिल जाएगी हमें। ठीक है, अब इसी में हम एक स्पेसिफिक केस ले लेते हैं कि अगर A इज इक्वल टू बी, यानी अगर ये स्क्वायर लूप होगा तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। चलिए, कंडीशन इफ A इज इक्वल टू बी, यानी स्क्वायर लूप है, लूप स्क्वायर शेप का है, तो क्या होगा, बी टी हो जाएगा 4 म्यू 0 आई डिवाइड बाय 4 पाई ए इंटू ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, रख दें इसको हम, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2 ए, 1 ए से 1 ए कट जाएगा, क्योंकि बी की जगह हमने रख दिया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट तो ए बाहर आ जाएगा और 2 का रूट 2 रह जाएगा। तो अब फाइनल हमारे पास में आंसर आ गया है म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 4 तो हमने यहाँ ले लिया है, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, और ये ए से ए कट ही रहा है, डिवाइडेड बाय ए, और आई को हम करंट को इसके साथ रख देंगे, तो 4 रूट 2 आई डिवाइडेड बाय ए। ओके, तो ये फाइनली हमारी वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड की इन केस ऑफ अगर वायर ये स्क्वायर होता है तो ये हमने रेक्टेंगुलर लूप का केस कर लिया है। अब हम सपोज़ ट्रायंगुलर लूप की बात करें तो एक ट्रायंगल का भी शेप का कर लेते हैं। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, मुझे इसको रब कर देना चाहिए। चलिए, अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल में सपोज़ ये मानिए कि हमें ये दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए साइड का, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। इस बिकॉज ऑफ दिस करंट हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है पॉइंट ए ओ पर, जो कि इसका सेंट्रॉयड है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर। एंड वी नो डैट इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो सेंट्रॉयड पॉइंट होता है वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, यानी सेंट्रॉयड से अगर तीनों साइड्स पे ड्रॉप करें परपेंडिकुलर तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है। करंट सब में सेम डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है। तो मैंने आपको लास्ट अभी उसमें क्वेश्चन में बताया था कि करंट अगर एक क्लोज लूप में फ़्लो होती है तो क्योंकि वो या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों ही केस में इन बिटवीन लूप के अंदर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी, या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर। तो यहाँ पर वही केस है, क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड होगी। तीनों लूप सेगमेंट्स जो करंट सेगमेंट्स है उसको अपन सपोज 1, 2 और 3 तीन वायर सेगमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। तो बिकॉज ऑफ वायर 1 B1B करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, बिकॉज ऑफ वायर सेगमेंट 2 अंदर की ओर, बिकॉज ऑफ वायर सेगमेंट 3 अंदर की ओर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अभी अंदर की ओर होगा। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होती तो क्या होता, करेक्ट, ठीक है। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होती तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होता। इट मीन्स वो हम डॉट से शो करते। तो अभी आपको करंट पता है, करंट इसमें आई फ्लो हो रही है, साइड इसकी ए है, इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। B1, B2, B3 अगर तीनों वायर सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, देन वी नो डैट B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3। तो सॉल्यूशन निकालना है, करंट प्रॉब्लम हमारी वही है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे,
B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3। तो किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी पॉइंट से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यानी अगर इसकी साइड A है तो ये तो करंट हो गया है, तो ये A/2 होगी, ये 90 डिग्री होगा, समझ गए। तो ये आपको पता है 90 डिग्री है, और ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक इनसाइड एंगल कितना होता है एक साइड का, 60 डिग्री। तो ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 90, तो ये 60 डिग्री। तो हमारी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। ये एंगल तो डायरेक्ट ही मिल गया हमें, θ1 θ2। तो यहाँ पर θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। अब हम बात करते हैं B1 की। बेसिक पहले फॉर्मूला लिखेंगे, μ0I डिवाइडेड बाय 4πx इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो μ0I डिवाइडेड बाय 4πx की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू हम यहीं पर ही निकाल लेते हैं ज्योमेट्री के साथ में। इस ट्राइंगल में ये x है जो हमें चाहिए, ये हमें दे रखा है। अगर ये एंगल माने तो एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगी, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन किससे आता है, tan से। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो x इज इक्वल टू A/2। tan 60 नीचे आएगा यहाँ पर, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3। तो ये क्या बन जाएगा, 2√3। A डिवाइडेड बाय 2√3, ये आ गई है x की वैल्यू। तो यहाँ पर अब रख देते हैं A, और 2√3 ऊपर चला जाएगा। और साइन θ1 क्या है भाई, साइन θ1 है साइन 60 प्लस साइन 60, ठीक है। तो B1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 μ0I √3 डिवाइडेड बाय 4πA इंटू √3/2 इंटू √3/2 प्लस √3/2, यानी 2√3/2। 2 से 2 कट जाएगा, लिख दूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो B1 आपको मिल जाएगा √3 इंटू √3, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, दोबारा बता दूँ, ये √3/2 है प्लस ये √3/2 है, दोनों को ऐड करोगे तो 2√3/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 ऊपर बच जाएगा, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। √3 से √3 को मल्टीप्लाई कर दो, रूट हट जाएगा, बचेगा 3, और 3 इंटू 2 6 μ0I डिवाइडेड बाय 4πA। काम ख़त्म, आंसर आ गया। ये है B1 बिकॉज ऑफ एक वायर सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट द पॉइंट O। अब हमें निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, यानी 3 टाइम्स ऑफ B1, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 18। तो इसको हम अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, μ0/4π और 18I डिवाइडेड बाय A, ठीक है भाई। तो ये हमें मिल जाएगा ट्रायंगुलर सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, किसी ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप की वजह से करंट फ्लो होने के कारण उसके सेंट्रॉइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक क्लोज लूप का ही कर लेते हैं। इस बार हम कुछ और शेप लेते हैं। सपोज़ हमने रेक्टेंगुलर ले ली है, उसमें स्क्वायर इंक्लूड हो गया है, और एक शेप ये ले ली है। तो अगली शेप हम लेते हैं हेक्सागोन। चलिए नेक्स्ट शेप है, अब हम हेक्सागोनल प्रॉब्लम करेंगे। जो क्लोज्ड लूप है वो हेक्सागोन शेप का है। जो मोस्ट कॉमन शेप्स हैं जिस पर नॉर्मली क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने ले लिए हैं। ये और ले लेते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं A, B
सी डी ई एफ, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है सेंट्रॉइड। तो यहाँ पर भी वही है कि इस हेक्सागोन की जो लेंथ साइड है वो है ए, सारी साइड ए है, और हमें इसके सेंट्रॉइड पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, तो क्लोज लूप है, तो चाहे किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन सेम होगी, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सभी का सम होगा। और कहीं पर भी आप थंब रखें किसी भी वायर सेगमेंट की वजह से तो इन साइड ही आ रहा है। तो ये 6 साइड से मिलके बना है, 6 वायर सेगमेंट हो गए, हम किसी एक वायर सेगमेंट की वजह से निकाल लेते हैं, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सपोज़ हम बात करते हैं इस वायर 1 की, ठीक है, ये आपका वायर 1 है। अब हम इस वायर में करंट की वजह से जो करंट आई फ्लो हो रही है, हम बिकॉज ऑफ दिस करंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए भाई कैसे करें। हमें पता है कि जो हेक्सागोन होता है, रेगुलर हेक्सागोन, उसका जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है ये होता है 60 डिग्री, और इंटीरियर जो होता है 120 डिग्री होता है। तो अगर आप सेंट्रॉइड को यानी सेंटर पॉइंट को इस एंड से ज्वाइन करेंगे तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ये हेक्सागोन की प्रॉपर्टी होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड सेम, तो तीनों एंगल सेम। ये एंगल हो गया है 60, ये एंगल भी 60, और अब यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारी डिस्टेंस x तो यही है, पॉइंट की वायर से डिस्टेंस वो तो यही होती है, तो ये है x। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, हम ड्रॉप कर रहे हैं पॉइंट O से, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या, इससे पहले हमने यूज़ की थी कि अगर ट्रायंगल के किसी भी वर्टिस से इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपोजिट साइड पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, साथ में एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 30। तो अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ। ये वायर सेगमेंट है, हाफ वायर सेगमेंट a/2, ये 30 डिग्री है, और ये डिस्टेंस x है, ये पॉइंट O है, और ये वायर की एक साइड यहाँ ख़त्म हो रही है, ये भी a/2 है। तो ये 30 है, तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। तो हम इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल सकते हैं। और यहाँ तो हालांकि तीनों एंगल्स पता है, तो कैसे भी निकाल लो, चाहे वो साइन थीटा यूज़ कर लो या कॉस थीटा यूज़ कर लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम सपोज tan थीटा यूज़ करते हैं, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो a/2 tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, √3 जाएगा ऊपर, तो √3a डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आ गई, निकल गई। अब हम करते हैं हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। नाउ B1 यानी बिकॉज ऑफ वायर सेगमेंट 1 मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, बेसिक फॉर्मूला लिख दें, μ0I डिवाइडेड बाय 4πx इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो यहाँ थीटा 1 इजिकल टू थीटा 2 क्या होगा, ये थीटा 1 और ये थीटा 2, तो थीटा 1 इजिकल टू थीटा 2 इजिकल टू 30 डिग्री। तो ये मिल जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4π, x की वैल्यू क्या है, √3a 2 पर चला जाएगा, और साइन 30 प्लस साइन 30, साइन 30 प्लस साइन 30, तो ये क्या मिल जाएगा भाई, μ0I डिवाइडेड बाय 4√3πa, थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 डेट इज़ 1। तो अब फाइनली हमें B1 की वैल्यू मिल गई है μ0I डिवाइडेड बाय 4√3πa। ओके, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6, एंड बिकॉज ऑफ ऑल फील्ड आर सेम वैल्यू, तो इट इज़ 6 टाइम्स ऑफ B1। वैल्यू पुट कर दो,
6 टाइम्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 6 म्यू ज़ीरो आई डिवाइडेड बाय 4√3 पाई ए। ठीक है, तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई 6 आई डिवाइडेड बाय √3 ए। इसको अलग से लिख देते हैं, और 6 अपॉन √3 इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3 ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें तो वैसे ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय √3 तो √3 ऊपर। ठीक है, तो ये फाइनली हमें आंसर मिल गया। तो ये आ गया हेक्सागोनल वायर की हेक्सागोनल क्लोज्ड लूप में करंट फ्लो होने के कारण उसके सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड होगी। अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो होती तो डायरेक्शन अपसाइड होती और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं इनफाइनाइट लेंथ के वायर। ये हमने फाइनाइट लेंथ के क्लोज लूप के वायर्स के क्वेश्चंस किए। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण बिकॉज ऑफ करंट फ्लो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। इसको रब कर दूं, चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर तो है, पर एक में थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर देते हैं। क्या ट्विस्ट करें, हम वायर को बीच में बेंड कर देते हैं। ये हमने वायर को बेंड कर दिया तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से कहाँ से शुरू हो रहा है पता नहीं है, कहाँ जा रहा है पता नहीं है, बिकॉज दोनों ही एंड हमें पता नहीं है। बट ये है कि बीच के किसी हमने सेगमेंट को बेंड कर दिया है 90 डिग्री से, और इससे हमें हमारे पॉइंट की डिस्टेंस पता है। ये पॉइंट P है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर एक ये वायर सेगमेंट। अब मान लिया हमने 2 वायर सेगमेंट बन गए, एक वायर सेगमेंट ये, एक वायर सेगमेंट हॉरिजॉन्टल। ये वायर सेगमेंट बन गया है 2। तो वायर 1 करंट तो इसमें आई फ्लो होगी और आई यहाँ पर टर्न होके चली जाएगी आगे। ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है। ठीक है, और ये पॉइंट है O। अब हमें पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दिस वायर। क्लियर, तो ये A है तो ये अपोजिट साइड भी A होगी और ये साइड भी B होगी। ये एंगल हम सपोज मान लें अल्फ़ा और ये मान लें हम बीटा। तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम यहीं पर ही पहले निकाल लेते हैं। साइन अल्फ़ा इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, √a² + b²। तो ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाय √a² + b²। फिर साइन बीटा, साइन बीटा हम इस ऊपर वाले ट्राइंगल से निकाल लेंगे। इसके ऑपोजिट ये है परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर है a और हाइपोटेन्यूज तो इसकी भी सेम कॉमन है √a² + b²। डायरेक्शन इसकी वजह से भी इनसाइड और उसकी वजह से भी इनसाइड, राइट हैंड रूल से कैलकुलेट कर लेंगे अंदर की ओर। समझ गया ना, ये थंब रखा हमने करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को रोटेट किया अंदर की ओर। हॉरिजॉन्टल वायर ये रहा, पॉइंट नीचे है, थंब इधर घुमाया, फिंगर को रोटेट किया अंदर की ओर। तो दोनों ही वायर सेगमेंट की वजह से अंदर की ओर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर होगी। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वायर 1। पहले फॉर्मूला लिख लें, μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई x इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो ये हो जाएगा μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई। इसके लिए x की वैल्यू क्या है, ये है a। अब साइन θ1 क्या है, ये सपोज एक एंड है तो ये तो इन्फाइनाइट पे जाके मिल रहा है। तो इन्फाइनाइट के केस में एंगल कितना होता है, एक एंड तो पता है इसका, दूसरा एंड नहीं पता। तो दूसरा एंड कहाँ पर होगा, इन्फाइनाइट पे होगा। तो θ1 ये सपोज हम मान ले θ1 है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और θ2 अल्फा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन 90
प्लस साइन अल्फ़ा। तो b1 हमें मिल जाएगा म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा इक्वेशन 1। नाउ ड्यू टू वायर 2, अब हम वायर 2 पे आते हैं। तो वायर 2 का भी बिकॉज ऑफ वायर 2 मैग्नेटिक फील्ड V2 है, तो म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स, इसको तो हम लिख ही लें एक बार फॉर्मूला। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार प्रैक्टिस, सारा गेम प्रैक्टिस का है। फिजिक्स में तब तक फॉर्मूले लिखो, तब तक डेरिवेशन करो, तब तक डायग्राम्स बनाओ, जब तक कि हमें कॉन्फिडेंस ना हो जाए। इतनी बार बनाओ कि प्रॉब्लम खुद ही बोल उठे, भैया अब तो रुक जा, अब तो हम खुद ही चल जाएंगे अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए हमारी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखो भाई x की वैल्यू क्या है b, तो ये हो जाएगा म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई b। साइन थीटा 1, ये साइन थीटा 1 है इसका, इसको हम बीटा रख देते हैं, और दूसरा एंड इन्फिनिट पे जाके मिल रहा है थीटा 2 90 डिग्री। चलिए, तो ये हो जाएगा साइन बीटा मीन्स, साइन बीटा की वैल्यू चलो पहले हम साइन बीटा रख देते हैं, प्लस साइन 90। तो b2 हमें मिल गया है म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई b। साइन बीटा कितना है, ये है आपका, ये तो हम थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। साइन 90 की वैल्यू 1 है, इसको पहले लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सिमिलरिटी रहेगी, और कोई इशू नहीं है, हालांकि फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू B1 प्लस B2। B1 कितना है भाई, B1 और B1 हमने क्या हटा दिया है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ध्यान रख लो, यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर B आएगा, बाकी सिमिलर रहेगा। तो हम क्या करें, हम पहले वैल्यूज़ रख दें सारी, थोड़ा सा मैं इसको इधर रख देता हूँ ताकि A की लाइन में आ जाए। BT इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, ब्रैकेट 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई बी, ब्रैकेट 1 प्लस ए डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों में हम कॉमन ले लें, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई कॉमन, इसको मल्टीप्लाई, ए को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी हमने 1 अपॉन बी को मल्टीप्लाई किया, तो 1 अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब क्या करें, अब हम पेन चेंज करें, थोड़ा सा लग रहा है डल चल रहा है, हल्का सा पेन चेंज कर लेते हैं। देखो 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी को एक साथ लिख देते हैं, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। क्यों, अब आया मज़ा, डार्कनेस आ गई। चलिए, प्लस अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा बी अपॉन ए प्लस ए अपॉन बी। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ, ताकि कोशिश है कि एक प्रॉब्लम और छोटी कर सकें, काफ़ी वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, एलसीएम लेंगे ए बी, ऊपर आएगा बी प्लस ए है तो मैं ए प्लस बी कर देता हूँ, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर तो हम कॉमन ले चुके हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए बी एलसीएम ले लें, और ऊपर क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1, यहाँ पर रूट, तो रूट ऊपर चला गया, और नीचे देखो दोनों में ए बी है, उसको बाहर ले लो, कॉमन मिल जाएगा। तो म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए बी, ये तो कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं,
ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है हमारे पास में। इसको ए प्लस बी करना है तो बी कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर। तो एक किसी इन्फाइनाइट सेगमेंट के वायर को हम बीच में से बेंड कर देते हैं तो हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये सब रिजल्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर डेरिवेशन आएगा तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, और अगर कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में एंगल्स और सारी वैल्यूज़ की हमें टर्म्स की वैल्यूज़ पता है, वैल्यू पुट करेंगे वहीं पर ही आंसर निकालेंगे, यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम एक केस और करते हैं। तो ये तो इन्फानाइट वायर था, जब वायर को हमने बीच में से बेंड कर दिया है। अगर कोई दो इन्फानाइट वायर अगर आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, नोट कर लिया होगा आपने, ओके। वरना एक बार आप पॉज करके नोट कर लेना ज़रूर से। मेरी कोशिश ये रहती है कि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो, बट ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे तो इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग भी सब में होना ही था, तो थोड़ा सा शायद लग रहा है वीडियो लेंदी है, बट क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट केस है, एक दो इन्फानाइट लेंथ के वायर हैं, दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, और ये सपोज़ हम मानते हैं ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, ये वायर 1, ये वायर 2। 1 में करंट फ्लो हो रही है I1, 2 में करंट फ्लो हो रही है I2। इस रीजन में सपोज़ ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो ये करंट ऊपर की ओर जा रही है, इधर हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट x, y का मतलब क्या है, ड्रॉप करो तो ये इसका y कोऑर्डिनेट आएगा और ये x का x कोऑर्डिनेट आएगा। तो ये पॉइंट O है जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये डायगोनल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हमें निकालना है पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड। नाउ एट P मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 कैसे निकालेंगे, बेसिक पहले फॉर्मूला रखें, B1 इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो। अब देखो ये इन्फानाइट लेंथ का वायर है, दोनों साइड में लेंथ इसकी इन्फानाइट है, फाइनाइट नहीं है, तो इसका मतलब हम इन्फानाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, म्यू ज़ीरो अपॉन 4 2 i डिवाइडेड बाई x। तो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2i1 डिवाइडेड बाई x1 यही होगा, और 2i अपॉन x जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, इसके बाद में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, क्यों भाई मज़ा आ गया इस बार, तो इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन थी पिछले सारे क्वेश्चंस में, यहाँ तो एक स्टेप में आंसर आ गया है। क्यों भाई, ऐसे क्वेश्चन चाहिए हमें, मज़ा आ जाएगा। चलिए, लेकिन हमें कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िक्स में जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट वायर में, ये रही हमारी फर्स्ट वायर, करंट फ्लो हो रही है I1, तो 2I1, वायर 1 से डिस्टेंस क्या है P की, y। ध्यान रखना यहाँ I1 के साथ y आएगा, x नहीं आएगा। ये वायर 1 है, ये डिस्टेंस हमारी x है। नाउ फॉर वायर 2, तो वायर 2 के लिए अगर निकालोगे B2, वायर 2 ये रहा, डिस्टेंस वायर 2 के लिए x का काम कौन करेगा, यहाँ x ही करेगा। तो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन x, तो B2 इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2i2 डिवाइडेड बाई x। इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब देखते हैं डायरेक्शन की। वायर 1 की वजह से अगर डायरेक्शन की बात करें मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट इधर फ्लो हो रही है, पॉइंट ऊपर है, थंब को हमने किया राइट हैंड रूल से, तो डायरेक्शन आएगी ऊपर की ओर। तो बिकॉज ऑफ वायर 1 ऊपर की ओर का मतलब क्रॉस नहीं, डॉट आएगा। अब वायर 2 की बात करें, वायर 2 में करंट ऊपर जा रही है, डायरेक्शन अंदर की ओर, अंदर की ओर का मतलब क्रॉस आएगा। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है
मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या पता कि कौन बड़ा कौन छोटा है, वो तो आई और एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ 3 केस बन सकते हैं कि I1/y की वैल्यू I2/x से ज़्यादा है, या I1/i की वैल्यू इससे कम है या बराबर है। ओके, अब हम तीनों ही केस ले लेते हैं। केस 1, इफ़ I1/y इज़ मोर देन I2/x, तो यानी ये रेशियो इससे ज़्यादा है, बाकी सब तो सेम है भाई, μ0/4π2 μ0/4π2। इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो B1 इज़ मोर देन B2, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में होती है तो जो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 माइनस B2, और डायरेक्शन क्या होगी, जो B1 की है। तो B1 की डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर है, तो डॉट दिख रहा है ना आपको, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। सेकेंड केस, इफ I1/y इज लेस देन I2/x, देन B1 इज लेस देन B2 हो जाएगा। B1 इज लेस देन B2, इसका मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड टोटल क्या होगा, B2 माइनस B1 होगा। ठीक है, बड़े से छोटा माइनस होगा, बिगर से स्मॉलर माइनस होगा, और डायरेक्शन बिगर की होगी। बिगर की डायरेक्शन इस बार B2 की डायरेक्शन है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस बार अंदर की ओर होगा। अब हम एक केस और डिस्कस कर लेते हैं, एक केस और डिस्कस कर लें। थर्ड क्या है, इफ I1/y इज इक्वल टू I2/x, तो B1 इज इक्वल टू B2, तो B1 B2 सेम होंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, जो कि B1 माइनस B2 के इक्वल होगा, क्योंकि B1 इज इक्वल टू B2 है। अब यहाँ से अगर हम B1 B2 की एक वैल्यू रख दें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाली है, जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकती है। अब B1 B2 की वैल्यू पुट कर दें, μ0/4π इंटू 2I1 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू μ0/4π इंटू 2I2/x। ये पूरा कट गया, y से y तो नहीं कटेगा भाई, 2 कटेगा, 2 कटेगा, तो हमें मिल जाएगा I1/y इज इक्वल टू I2/x। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, I2 नीचे, x क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, तो I1/I2 इंटू x। यानी हमें ये पॉइंट्स मिल गए जहाँ जहाँ पर हमें ये पता लग जाए कि कहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो x की वैल्यू रखते चले जाओ, y की वैल्यू निकलती चली जाएगी, और y इज इक्वल टू mx प्लस c कांस्टेंट तो है नहीं यहाँ पर, और y और x की लीनियर रिलेशन है, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है, लीनियर लाइन की इक्वेशन है। तो वो सारे पॉइंट जिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा वो एक लाइन होगी, और वो लाइन ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आ रहा है। अब जब x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y नेगेटिव, इसका मतलब ये लाइन यहाँ से ऐसे चलेगी, ठीक है ना। और इसका जो स्लोप है, सपोज ये एंगल थीटा बना रही है लाइन x एक्सिस से, तो इसका tan थीटा क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा होता है x का कोफिशिएंट मल्टीप्लायर, तो I1 डिवाइडेड बाय I2 होगा। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग नेट और ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो इसका मतलब है कि इस रीजन में भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इस रीजन में भी होंगे। इस रीजन की बात करें, सपोज ये सेकंड रीजन है, ये फर्स्ट रीजन है, इस रीजन में यहाँ करंट फ्लो रही इधर, तो वायर 1 की वजह से डायरेक्शन अप साइड में, वायर 2 की वजह से अप साइड में, तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन जो है वो अप साइड होगी। तो यहाँ इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। यहाँ इस रीजन की बात करें तो यहाँ पर भी डाउन साइड में होगा बिकॉज ऑफ वायर 2, और वायर 1 में करंट इधर फ्लो हो रही है तो भी डाउन साइड में होगा। तो इस 4 रीजन की बात करें, इसको हटा देते हैं, तो देखो B1 डाउन साइड में क्रॉस, B2 डाउन साइड में क्रॉस, यहाँ B1 अप साइड में
B2 डाउन साइड में, देखो B1 B2 आएगा आपका अप साइड में, तो B2 हो जाएगा डॉट और B1 हो जाएगा क्रॉस। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर है B1 तो डॉट और B2 है क्रॉस। तो 1 और 3 रीजन में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी और 2 और 4 में सेम डायरेक्शंस में होंगी। तो आज हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए विच इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए क्लोज लूप, करंट कैरिंग क्लोज लूप एंड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ में आपसे मुलाकात होगी। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।